Hello students, this side Harsh Bharadwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. आज की सेशन में हम लोग अपने C++ प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए कंट्रोल स्टेटमेंट इन C++ को डिस्कस कर रहे होंगे। बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट इन C++ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि हम लोग इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स लूप्स जैसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ते हैं और ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ आता है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगी इस चैप्टर के बारे में और इस टॉपिक के बारे में। और ये चैप्टर जो है चाहे वो प्लेसमेंट की इंटरव्यूज़ हो या प्लेसमेंट के क्वेश्चंस हो उस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और IUI के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाए। अभी तक इस प्लेलिस्ट पे हमने बहुत सारे वीडियोस डिस्कस किए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे हैं। अगर आपने उन कॉन्सेप्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर जाकर आप उन कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि क्या होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टर्म दिया गया है फ्लो ऑफ कंट्रोल। स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो किसी भी प्रोग्राम में जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन किस ऑर्डर में फॉलो हो रहे होते हैं उसी को हम लोग फ्लो ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑर्डर इन विच अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम में कुछ सेट्स ऑफ स्टेटमेंट्स किस तरीके से किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं उसी ऑर्डर को हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। ओके, जनरली द फ्लो ऑफ कंट्रोल इज सिक्वेंशियल। जनरली क्या होता है कि हमारे कोड में फ्लो ऑफ कंट्रोल सिक्वेंशियल होता है। अगर आपने यहाँ से पहले के सारे टॉपिक्स देखे होंगे और अगर आपने उस प्लेलिस्ट में जाकर अभी तक सारे टॉपिक्स देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि अभी तक जो भी हम लोग प्रोग्राम पढ़े हैं उसमें जो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन है वो एक सिक्वेंशियल मैनर में होता था। मतलब कि सपोज दैट अभी से पहले के चैप्टर्स में हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते थे उसमें जो भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता था वो सिक्वेंशियल तरीके से होता था। मतलब कि पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो एक तरीका हुआ कि हम किस तरीके से सेट्स ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराते हैं। बट और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम लोग सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लाइक सपोज दैट कि एक सिटी है A और एक सिटी है B। सपोज दैट कि A से B पे जाने का एक तो तरीका है कि आप एयर के थ्रू जाएं और एक तरीका है कि आप ट्रेन के थ्रू जाएं। ठीक है, मतलब एयर मतलब एरोप्लेन और ट्रेन मतलब तो ट्रेन। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिसाइड करते हो कि अगर एरोप्लेन से जाने का कॉस्ट अगर 3000 से कम होगा तो मैं एरोप्लेन से जाऊँगा, नहीं तो मैं ट्रेन के थ्रू जाऊंगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कंडीशन रखते हो कि आपके आने जाने की कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए। अगर वो कॉस्टिंग 3000 से कम होती है तो आप डिसाइड करते हो कि आप एरोप्लेन से जाओगे, नहीं तो फिर आप डिसाइड करते हो कि आप ट्रेन से जाओगे। तो यहाँ पर जो आपका एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है, मतलब कि आपका एक एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट था कि आपको A से B जाना है, आपके पास एक काम था कि A से B जाना है, बट उस काम को करने के लिए आपको यहाँ पर सोचना होता है कि उस काम को करने के लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रखें, वाया इस स्टेटमेंट को पहले फॉलो करें या इस स्टेटमेंट को पहले फॉलो करें। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि कई बार ऐसा मौका आता है हमारे लाइफ में जब हमको एक डिसीजन लेना होता है, दो अलग अलग एक्टिविटी में से किसी एक एक्टिविटी को चुनना होता है किसी कंडीशन के अनुसार। तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का। तो कई बार हमारे लाइफ में कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जहाँ पर हमें दो अलग अलग एक्टिविटीज़ में से किसी खास एक्टिविटीज़ को चूज़ करना पड़ता है, किसी खास रास्ते को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उस मेथड को कहते हैं सिलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर आपके प्रोग्राम में आपका जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वो सिक्वेंशियल ना होके सिलेक्टिव हो, मतलब कि आपका प्रोग्राम दिए गए कंडीशन के बेसिस पे सिलेक्ट कर सके कि जो पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ पर आपके प्रोग्राम का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा वो सिक्वेंशियल ना हो, सिलेक्टिव फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। तो अभी तक तो हम लोग पढ़ ली कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। अब हम लोग सीखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल हम लोग क्या जाने कि अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगे, किस ऑर्डर में हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो होंगे, उस ऑर्डर को हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल। लाइक पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एक टर्म कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर एक स्टेटमेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है कि हमारा सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। मतलब कि पहले हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बाद में हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ
कंट्रोल स्ट्रक्चर, हम लोग के पास 3 तरीके के कंट्रोल स्ट्रक्चर आते हैं। पहला होता है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर और तीसरा होता है जंप स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की, तो इसमें 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं कि एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा, मतलब कि किस ऑर्डर में हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उनको परफॉर्म किया जाएगा या उनको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारे पास 3 है, इफ इल्स और स्विच केस। ठीक है, इफ और इफ इल्स में एक और आता है इफ एल्स और एल्स इफ। तो हम लोग पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और फिर स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम में। चलिए, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन दी गई हुई होती है और अगर वो गिवन कंडीशन सही होती है तो इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सिंटेक्स क्या होता है कि इफ के अंदर हमारे पास एक कंडीशनल एक्सप्रेशन दिया गया रहता है। अगर ये कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू पाया जाता है तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, इफ एल्स का सिंपल मतलब है कि अगर ये हुआ तो हमें ये करना है, नहीं तो हमें ये करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इफ एल्स कंडीशन की सिंटेक्स की, तो अगर इफ के अंदर जो लिया गया हमारा कंडीशन एक्सप्रेशन है अगर वो ट्रू माना जाता है, अगर वो ट्रू निकलता है तो हम लोग स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि इफ के अंदर इफ अगर रेनिंग बार होगी, ठीक है, इफ रेनिंग, तो स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 क्या है, आई विल नॉट प्ले। और इल्स नहीं तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, आई विल प्ले। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हम बोल रहे हैं कि अगर रेन हो रही होगी, अगर बाहर वर्षा हो रही होगी तो मैं नहीं खेलूंगा। तो मतलब कि क्या, अगर ये ट्रू हुआ मतलब कि अगर रेन हो रही होगी तो स्टेटमेंट 1 जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब कि मैं खेलने नहीं जाऊंगा और नहीं तो मैं खेलूंगा। अब आप बोलोगे सर हमें तो यहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, तो बार बार आप इसको खुद पर एग्जांपल क्यों दे रहे हैं। तो आप समझो कि जो आप कंप्यूटर को भी आप एक इंसानी समझो और जो आप कोड लिख रहे हो जैसे हम लोग समझते हैं वैसे कंप्यूटर भी इसको फॉलो करता है कि अगर हमको कंडीशन सही हो गया तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो अगर हमारा कंडीशन गलत हो गया तो हम स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि एल्स के अंदर दिया गया है। तो आई थिंक इफ और एल्स स्टेटमेंट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, कुछ इनोवेटिव एग्जांपल्स के साथ हम इसके बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन इन माई लैपटॉप स्क्रीन। तो जैसा कि पता है कि अब हम लोग इफ़ और एल्स स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा कि हमने एक इनविटेशन ऐप नाम का एक ऐप बनाया है जिसमें कि आपको अपना एज डालना है और जैसे ही आप एज डालोगे तो उसके बेसिस पर ये डिपेंड करेगा कि आप पार्टी के लिए अलाउ हो या नहीं हो। ठीक है, अगर आप 18 ईयर से अधिक के होगे तो आपको पार्टी के लिए अलाउ किया जाएगा और अगर आप 18 ईयर से नीचे के होगे, 16 के होगे, 18 के होगे तो आपको पार्टी में अलाउ नहीं किया जाएगा। आप इस तरीके के एप्लीकेशन और भी बहुत जगह देख सकते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप पर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे वायलेंटिक वीडियो होते हैं जिनमें आपसे एज पूछा जाता है आप 18 ईयर से अधिक हो या नहीं। अगर आप अधिक होते हो तो आपको वीडियो स्ट्रीम करने दिया जाता है और अगर आप नहीं होते हो तो आपको स्ट्रीम नहीं करने दिया जाता है। तो पहले जब आप बहुत पहले के समय में जब फेसबुक न्यू आया था तो वहाँ पर भी एक फ़ीचर था कि जब आप 18 या 16 साल से ऊपर हो तो ही आप फेसबुक बना सकते हो, नहीं तो आप फेसबुक नहीं बना सकते। इसलिए हम लोग भी अपने एज को बढ़ाकर वहाँ पर लिखते थे, ठीक है, ताकि हमारा अकाउंट बन जाए। तो कई बार तो हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर इन कोड्स को यूज किया जाता है, जहां पर डिसीजन लिया जाता है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, आपके एज के बेसिस पर, आपके स्टेट के बेसिस पर। लाइक जब आप बहुत सारे फॉर्म भर रहे होगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हो। अगर आप 12th से अधिक पढ़े हुए होगे तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर हमें क्या करना होता
होता है कि एक वेरिएबल बनाना होता है और उसके बेसिस पर हमें इफ़ और इल्स स्टेटमेंट को यूज करना होता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, पहले अपना स्निपेट लिख देते हैं हम लोग। ओके, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अपना एक इन्विटेशन ऐप बनाना। लाइक अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो ही आप इस पार्टी के अलाउड हो, नहीं तो आप इस पार्टी के अलाउड नहीं हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे, एज नाम का वेरिएबल बनाएंगे। एक हम एज नाम का वेरिएबल बना लिए जिसका कि डेटा टाइप इंटीजर है, मतलब कि एज वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग अपना सेमी कॉलन दे देते हैं। उसके बाद अगले लाइन में हम लोग इफ़ और इल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। लाइक इफ़ अगर एज इज ग्रेटर देन 18 तो क्या प्रिंट करना है, यू आर अलाउड टू पार्टी, यू आर अलाउड टू पार्टी। ओके, और उसके बाद इंडर। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका एज 18 से कम है, इट मीन्स इल्स क्या प्रिंट करना है, सी आउट यू आर नॉट अलाउड टू पार्टी। ओके, काफ़ी सिंपल सा था। अब हम लोग अपने प्रोग्राम को रन नहीं करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से एज मांगेंगे। ठीक है, बोलेंगे कि हे यूजर, पहले तुम हमें अपना एज बताओ, व्हाट इज योर एज। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, कि यूजर से इनपुट ले लेंगे। लाइक सी इन, हम लोग क्या इनपुट ले लेंगे, एज। ओके, और फिर ये हमारा एक्सप्रेशन सही हो गया। अब जैसे ही हम अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये हमारा स्निपेट था, इसको हम लोग लिख लिए। फिर हम लोग एक एज नाम के वेरिएबल को डिफाइन किए और यूजर से पूछें, पहले हम लोग प्रिंट कराएं कि व्हाट इज़ योर एज, और फिर यूजर से हम लोग इनपुट ले लिए एज में। और अगर एज का वैल्यू, जो भी यूज़र इनपुट दिया, अगर उस एज का वैल्यू 18 से अधिक होगा तो हमें प्रिंट करना यू आर अलाउड टू पार्टी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स मतलब नहीं, तो अगर एज 18 से ज़्यादा हुआ तो प्रिंट करना यू आर अलाउड टू पार्टी, नहीं तो हमें प्रिंट करना यू आर नॉट अलाउड टू पार्टी। अब हम लोग इसको रन करते हैं। इसको हम लोग जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पर आ गया व्हाट इज़ योर एज। सपोज दैट हम अपना एज 22 डालते हैं तो प्रिंट हो गया यू आर अलाउड टू पार्टी। लेकिन अगर हम लोग फिर से इसको रन करें और इस बार जो हम लोग एज है अगर 16 डालते हैं और इंटर करते हैं तो सिंपली ये आ गया क्या, यू आर नॉट अलाउड टू पार्टी। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग इफ़ और इल्स स्टेटमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते हैं और ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाती है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। सपोज दैट एक से अगर अधिक कंडीशन होगा, लाइक कि अगर एज का वैल्यू 18 से अधिक होगा तो हमें प्रिंट करना है यू आर अलाउड टू पार्टी। लेकिन एल्स इफ़ एक और कंडीशन है, एल्स इफ़ अगर एज की जो वैल्यू होगी, अगर वो 18 के बराबर होगी, एज की वैल्यू अगर 18 के बराबर होगी तो हमें प्रिंट कराना है सी आउट यू आर अलाउड टू पार्टी विथ लिमिटेड पास। ओके, मतलब कि आप बहुत कुछ पार्टी में नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड चीज़ें ही आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना लाइन को एंड करते हुए एंडल लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 3 केस इस बार आ गए। तो जब भी हमारे पास 3 केस आए, एक हमारा एज 18 से अधिक है, जब हमारा एज 18 के इक्वल है, और अगर एज हमारा 18 से अधिक है और एज हमारा 18 के इक्वल है तो एक केस और बच गया, मतलब कि जब एज हमारा 18 से छोटा होगा तो वो इल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस प्रोग्राम को फिर से रन कर देखते हैं। और जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर देखेंगे, यहाँ पर पूछेगा व्हाट इज़ योर एज, तो जैसे हम लोग 18 डालेंगे ना तो आ गया यू आर अलाउड टू पार्टी विथ लिमिटेड पास। ओके, और जैसे हम लोग रन करेंगे इस बार, अगर हम लोग अपने एज को 18 से कम डालेंगे
तो यहाँ पर आ गए यू आर नॉट अलाउड टू पार्टी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब एक से अधिक कंडीशन हो, 3 हो, 4 हो, तो हम लोग एल्स इफ कह के काम चला लेते हैं। मतलब कि जो पहला कंडीशन होगा उसको इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे, उसके बाद जो इंटरमीडिएट कंडीशन होंगे उनको एल्स इफ के अंदर लिखेंगे, और उसके बाद जो लास्ट कंडीशन बच गया, डिफॉल्ट कंडीशन बच गया, उसको हम लोग एल्स के अंदर लिखेंगे। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके होंगे। एक बार हम इनके फ्लो चार्ट्स को देख लेते हैं कि इनके फ्लो चार्ट्स कैसे होते हैं। तो बोला जाता है कि पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है और आता है स्टेटमेंट 1 के पास। सपोज दैट पहले स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम, हमारा स्टेटमेंट 1 कोई भी मान लो कि स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट हुआ, कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होगा एग्जीक्यूट हुआ। अब मान लो यहाँ से एफ एल से स्टेटमेंट शुरू है, यहाँ से एफ एल से स्टेटमेंट शुरू है, तो यहाँ पर क्या होगा कि टेस्ट कंडीशन होगा, कंडीशनल एक्सप्रेशन होगा। अब इसको चेक किया जा रहा है कि अगर टेस्ट कंडीशनल सही होता है, अगर ये सही होता है तो इफ़ के अंदर जो भी चीज़ स्टोर है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर ये सही है तो ये स्टेटमेंट इफ़ के अंदर का जो भी बॉडी है, इफ़ के अंदर जो भी हमारा कोड लिखा हुआ है वो रन होगा। और अगर ये स्टेटमेंट गलत पाया जाता है, मतलब कि फॉल्स पाया जाता है, तो हमारा एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट के मदद से भी हम समझ सकते हैं कि सिंपली हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर जो भी सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो फॉलो किए जाएंगे, और जैसे ही हमारा इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज होगा तो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई हुई होगी, वो कंडीशन अगर सही पाई जाती है तो इफ़ के अंदर जो भी कोड होगा वो रन होगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स पाई जाती है तो एल्स के अंदर जो भी कंडीशन होगा वो रन होगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है नेस्टेड इफ एल्स का। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाए, या इफ या किसी एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई और इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि या तो इफ के अंदर भी इफ एल्स कंडीशन आ सकते हैं, या तो एल्स के अंदर भी इफ एल्स कंडीशन आ सकते हैं, या तो किसी केवल इफ के अंदर इफ ही स्टेटमेंट आएगा, या तो केवल एल्स के अंदर एल्स स्टेटमेंट आएगा। तो हम लोग सीखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, और इसको भी हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू ही सीखेंगे। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दिए गए 3 नंबर में से नेस्टेड इफ एल्स लूप का यूज़ करके मैक्सिमम और मिनिमम नंबर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। लाइक सपोज दैट हमारे पास 3 वेरिएबल है ए बी सी, तीनों ही इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल है, मतलब कि तीनों ही वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू ही स्टोर किया जा सकता है। तो पहले हम लोग प्रिंट कराते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, और ए में हम लोग यूजर से इनपुट मांग लेते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं इंटर सेकंड नंबर, और बी में हम लोग यूजर से इनपुट मांग लेते हैं, और फिर हम लोग लिखते हैं इंटर थर्ड नंबर, और हम लोग सी में यूजर से इनपुट मांग लेते हैं। तो ये जो इतना कोड है ये कुछ इस तरीके से जब हम इसको रन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। लाइक यहाँ पे बोला जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर, आप इंटर फर्स्ट नंबर 10 मान लो डाल दिए, फिर बोला गया इंटर सेकंड नंबर, आप इसमें 20 डाल दिए, और फिर बोला जाएगा इंटर थर्ड नंबर, तो आप इसमें 30 डाल दिए। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं, और अब यहाँ से हमारा कंसेप्ट शुरू होगा कि आखिर ये ए बी सी जो 3 नंबर इनमें मैक्सिमम कौन सा नंबर है कैसे पता करें। तो हम लोग एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हमारा जो भी मैक्सिमम नंबर आएगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे इसी मैक्सिमम में। हम लोग मानते हैं कि अगर ए बी से भी बड़ा है, अगर ए बी से भी बड़ा है एक इफ, और इस इफ के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। जैसे कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट होता है तो इसको नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा, मतलब कि ये क्या, इसको हम लोग एंड ऑपरेटर एक तरीके से समझ सकते हैं कि ए तो बी से बड़ा ही और इसके अंदर में इफ लगा हुआ, मतलब ए तो बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे मैक्सिमम इज इक्वल टू ए, मतलब ए के अंदर जो भी हमारा प्रिंट होगा वो हम लोग मैक्सिमम में कर देंगे। सीधी बात है कि अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ए सबसे बड़ा है। लेकिन अगर ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, ए जो है वो बी से बड़ा है लेकिन वो सी से बड़ा नहीं है, तो सबसे मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सपोज दैट ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 10 है, तो ए तो बी से बड़ा हो गया, लेकिन सी का वैल्यू 30 है तो ए तो सी से छोटा हो गया। तो ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो मैक्सिमम क्या होगा, ओबियस सी बात है सी होगी। ठीक है, तो हम मैक्सिमम नाम के वेरिएबल में सी को स्टोर कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद एल्स लगा दिए। तो हमारा इफ स्टेटमेंट क्या था कि अगर ए बी से बड़ा है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारा ए बी से छोटा है और हमारा ए जो है वो बी से छोटा है और ये जो सी है वो भी बी से छोटा है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
नहीं तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर देख लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग रन किए हुए थे तो यहाँ पर 30 आया, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही इंटर दबाएंगे तो मैक्सिमम ऑल द नंबर क्या 30, आपको पता है कि 10 20 30 में सबसे बड़ा 30 ही है। अब हम लोग इसके ऑर्डर को रिवर्स कर लेते हैं। लाइक हम लोग फर्स्ट नंबर में डाल दिए 67, फिर सेकंड नंबर में डाल दिए 21, फिर थर्ड नंबर में हम लोग डाल दिए 58, ठीक है। तो इस बार क्या प्रिंट होगा, मैक्सिमम अमंग ऑल द नंबर इज 67। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग मैक्सिमम नंबर निकालना सीख चुके हैं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि इसी नेस्टेड इफ एल्स के हेल्प से आप लोग मिनिमम नंबर निकालना सीखिए 3 नंबरों के बीच का। तो आई थिंक यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्विच केस स्टेट। इसे बहुत आराम से हमें देखना होगा, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि स्विच केस स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़े। तो क्या होता है कि सपोज डेट के हमारे पास अगर 1 2 3 या 4 केस होगा तो हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट 3 या 4 बार यूज़ करके उस प्रोग्राम को लिख लेंगे। लेकिन सपोज डेट के हमारे पास 12 कंडीशन हो, हमारे पास 15 कंडीशन हो। लाइक अगर कोई बोल दे कि अगर हमारा मंथ का काउंट 1 है, अगर हमारा पहला मंथ चल रहा है तो प्रिंट करो जनवरी, अगर हमारा दूसरा मंथ चल रहा है तो प्रिंट करो फरवरी, अगर हमारा तीसरा मंथ चल रहा है तो प्रिंट करो मार्च। इस तरीके से करके 12 महीने के लिए 12 हमें इफ एल्स कंडीशन लगाने होंगे। तो वहाँ पर इस प्रोग्राम को हम छोटा करते हैं स्विच और केस की मदद से, और ये बहुत ही इजी स्टेटमेंट होता है। सिंपली क्या होता है, अगर हम इसका सिंटेक्स पढ़ें, मतलब कि इसको यूज़ करने का तरीका पढ़ें, तो हमारे स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है, और ये एक्सप्रेशन जो है इसमें या तो कोई इंटीजर या तो कोई कैरेक्टर वेरिएबल ही होता है। मतलब कि इस कंडीशन के अंदर लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर स्विच के अंदर आप समझ लो कि एक तरीके का एक्सप्रेशन, ये समझ लो कि एक तरीके का वेरिएबल होता है, एक तरीके का वेरिएबल होता है, ठीक है। वो वेरिएबल क्या है, या तो केवल इंटीजर टाइप का ही हो सकता है या तो केवल कैरेक्टर वेरिएबल से हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया मंथ का, तो सपोज दैट कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर मंथ हम लोग क्या करें कि इंट मंथ नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे कि मंथ का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एक्सप्रेशन में 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करें कि यहाँ पर कांस्टेंट 1, ठीक है, कांस्टेंट 1 लिखेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट 1 में जैसे कि हमें पता था कि यहाँ पर हमने एक इंटीजर या कैरेक्टर वेरिएबल लिखा था, तो यहाँ पर कांस्टेंट केस के बाद कांस्टेंट की जगह पे हम लोग इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट लगाते हैं। और अगर ये कांस्टेंट 1 का वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन से मैच कर जाता है तो हमारे ये वाला स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि बॉडी ऑफ केस 1 जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम वहीं खत्म हो जाएगा। ऐसे करते करते हम डिफरेंट केस बनाते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे लास्ट में हम लोग डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट बनाते हैं कि अगर इन सारे केस में से कोई भी केस सही नहीं हुआ तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो एक बार और देख लेते हैं। ये इसका सिंटेक्स जो है वो काफ़ी ईजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर स्विच के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। इस एक्सप्रेशन में कोई भी इंटीजर या कैरेक्टर वेरिएबल ही हो सकता है, कोई भी इंटीजर या कैरेक्टर वेरिएबल ही हो सकता है। अब हर एक केस के अंदर इस इंटीजर या कैरेक्टर वेरिएबल का क्या वैल्यू हो सकता है, क्या अलग अलग वैल्यू पॉसिबल है, उन वैल्यू को यहाँ पे कांस्टेंट 1 कांस्टेंट 2 की जगह पे लिखते हैं। और अगर इसका एवेल्यूएट किया गया जो वैल्यू है, अगर वो जिस केस से भी मैच करता है उस केस के स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक बार हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो फुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर लैपटॉप स्क्रीन। अभी हम लोग स्विच केस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखेंगे कि एक्चुअली इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं अपने कोड में। बेसिकली स्विच केस तब यूज़ होता है जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस हो, अलग अलग केस बने हो। लाइक हम लोगों ने जस्ट पिछले में पढ़ा था कि अगर हमारा एज 18 से अधिक है, अगर हमारा एज 18 के बराबर है, या हमारा एज 18 से कम है तो हम पार्टी में अलाउड होंगे या नहीं होंगे, लिमिटेड पास के थ्रू होंगे। तो भी यहाँ पर 3 केस थी, तो 3 बार इफ और एल्स स्टेटमेंट हमको यूज़ करना पड़ा था। सपोज अगर 10 बार होगी तो हमें 10 बार यूज़ करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि स्विच और केस यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे कि, तो बेसिकली स्विच में हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्सप्रेशन डाल देंगे और उस एक्सप्रेशन के कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि उस एक्सप्रेशन में या तो कोई कैरेक्टर वेरिएबल हो सकता है या तो कोई इंटीजर वेरिएबल हो सकता है, तो उसके क्या क्या पॉसिबल वैल्यू इवेल्यूएट्स होकर आ सकते हैं। उतने सारे हम लोग अलग अलग केसेस बना लेंगे और हर एक केस के लिए अलग अलग हमारा इंस्ट्रक्शंस होगा। जो भी केस हमारे जिस टाइम पर ट्रू होगा वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी केस सही नहीं होता तो एक हम लोग डिफ़ॉल्ट केस बना लिया करेंगे कि जब सारे केस में से कोई भी केस अगर सही ना हुआ हो तो उस समय में कौन से इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शंस फॉलो होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि स्विच केस के हेल्प से हम लोग एक कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे और एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ऑपर, ओके, ऑपर नाम का एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे और दो फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे, एक होगा नंबर 1 और एक होगा नंबर 2, जिसको हम लोग नंबर और नंबर 2 से डिनोट कर रहे होंगे। उसके बाद हम लोग प्रिंट करा देंगे इंटर एन ऑपरेटर और हम लोग हिंट दे देंगे कि यही 4 ऑपरेटर में से आपको कोई ऑपरेटर डालना है, तो ये इस तरीके से प्रिंट होकर आ जाएगा। और उसके बाद हम यूजर से ऑपरेटर को इनपुट ले लेंगे कि आप कौन सा ऑपरेटर ऑपरेट कराना चाहते हैं। चूँकि हम लोग कैलकुलेटर बना रहे हैं तो ये सिंपल कैलकुलेटर है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न यही 4 हम ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं अपने इस कैलकुलेटर को बनाने में। अब हम चूज़ कर लिए कि हमको एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीज़न करना है। उसके बाद हम लोग 2 नंबर मांगेंगे यूजर से। तो पहले हम लोग प्रिंट करा दिए इंटर 2 नंबर और फिर यूजर से हम लोग 2 नंबर नंबर 1 और नंबर 2 को हम लोग इनपुट ले लिए हैं। अब हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे और हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ऑपर है। तो हम लोग को पता है कि ऑपर क्या क्या वैल्यू ले सकता है, या तो प्लस या तो माइनस या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। हम लोग हमारा जो कैलकुलेटर है उसमें हम यही 4 ऑपरेशन रखने वाले हैं। तो जो पहला केस होगा उसमें केस 1 क्या होगा हमारा प्लस, सेकंड केस में माइनस होगा, थर्ड केस में एस्टेरिस्क मार्क मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन होगा और फोर्थ केस में हमारा डिवीजन साइन होगा, डिवीजन ऑपरेटर होगा। चूंकि हम लोग स्विच में ऑपरेटर यूज़ करें तो ऑपरेटर के जो जो वैल्यू इवेल्युएट्स होकर आएंगे उतने सारे केस बन रहे होंगे। तो जब केस प्लस हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे, सी आउट हम लोग करेंगे नम1, ये एक स्ट्रिंग नम1 जो भी हम लोग यूजर से इनपुट लिए रहेंगे, फिर ये प्लस स्ट्रिंग है, फिर num2 और फिर इज इक्वल टू num1 प्लस num2 हो जाएगा। मैं आपको इसको रन कर दिखा देता हूँ कि जैसे हम लोग अपने इस प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे ना, तो सबसे पहले हमको लिख कर आएगा कि इंटर एन ऑपरेटर, जैसे कि यहाँ पर आ गए इंटर एन ऑपरेटर, आपको कौन सा ऑपरेटर चाहिए। सपोज दैट कि हम 2 नंबर को जोड़ना चाहते हो, प्लस लिख दिए। अब जैसे ही इंटर दबाएंगे तो बोलता है कि 2 नंबर आप डालिए। तो हमने एक नंबर डाल दे रहे 6.9 और दूसरा नंबर डाल दे रहे 4.9, ओके। और जैसे हम लोग इंटर दबा रहे हैं तो ये इस तरीके से लिख कर आएगा कि 6.9 प्लस 4.9 इज इक्वल टू 11। मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिखे थे ना num1, तो num1 को प्रिंट कर दिया। num1 हमारा क्या था 6.9 था, तो 6.9 को प्रिंट कर दिया। फिर हमारे यहाँ पे एक स्ट्रिंग था प्लस नाम का, तो एज इट इज़ प्लस आ गया। उसके बाद हमारा जो भी नंबर 2 यूजर इनपुट लिया होगा, तो हमारा नंबर 2 4.9 था तो 4.9 आ गया। उसके बाद इक्वल टू का साइन आ गया और उसके बाद जो भी हमारा ऑपरेशन था वो परफॉर्म कर दिया गया है हमारे प्लस ऑपरेटर के थ्रू। ठीक इसी तरीके से हम लोग माइनस के लिए भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के लिए भी कर सकते हैं, डिवाइड के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको एक बार और रन कर देते हैं तो ये पूछेगा, तो सपोज दैट कि हमको इस बार मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन साइन को यूज़ कर दे और जैसे ही इंटर दबाएंगे तो 2 नंबर बोला जा रहा है। तो एक हम लोग 6.7 कर दे रहे हैं और दूसरा जो नंबर हमारा होगा 9 और कुछ भी 3 कर देते हैं। तो क्या होगा कि सीधे मल्टीप्लाई हो गया 62.31 आ चुका, आप लोग चेक कर सकते हो, ओके। और मान लो कि अगर हम लोग फिर से रन करते हैं और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा कोई ऑपरेटर डालते हैं, लाइक सपोज दैट कि हम इक्वल टू डाल दिए, तो ये तो कोई ऑपरेटर है नहीं, तो जैसे हम लोग रिटर्न करेंगे और कोई भी 2 नंबर डालेंगे तो ये सीधा प्रिंट कर देगा कि एरर द ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, ओके। जो कि हमारे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम लोग देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में एरर द ऑपरेटर इज़ नॉट करेक्ट, ओके। तो इन चारों के अलावा अगर कोई और ऑपरेटर होता है तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट केस वाला जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो कर लिया जाएगा। और हर एक बार जब भी हम लोग कोई भी केस को ओपन करते हैं तो उसको ब्रेक जरूर करते हैं, ओके। और फिर रिटर्न 0। और इस तरीके से हम लोग अपने स्विच केस को यूज़ करते हैं और इससे बड़े बड़े कोड को काफ़ी आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से स्विच केस समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आई थिंक आपको एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारे स्विच केस का फ्लो चार्ट क्या होता है। यहाँ पर ऊपर में एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन होता है, ये क्या होता है, केवल इंटीजर या कैरेक्टर वेरिएबल होता है। इसके वैल्यू को हम लोग अलग अलग केस में इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। अगर इसका जो वैल्यू हम लोग इवेल्युएट किए अगर वो केस 1 से मैच हो जाता है तो हम लोग स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर इससे नहीं होता है, अगर केस 1 से मैच नहीं होता है तो हम लोग नीचे बढ़ जाते हैं और केस 2 से मैच करते हैं। अगर इसका जो इवेल्युएशन है, हम लोग इस वेरिएबल को या एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके जो हमारा आंसर आया है, अगर वो केस 2 से मैच करता है तो हम लोग स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करते हैं, नहीं तो फिर से हम लोग नीचे आके अलग अलग केस देख लेते हैं। और सबसे लास्ट में अगर एनवा केस भी अगर फॉल्स हो जाता है तो सिंपली हम लोग जो डिफ़ॉल्ट केस होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, लाइक क्या क्या वो बातें हैं कि आप
कि आप केस में कोई भी एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी हम लोग, चूँकि हमें पता है कि एक्सप्रेशन में जो हमारे या तो कैरेक्टर या तो इंटीजर वेरिएबल था, तो उसका जो भी वैल्यू इवेल्यूएट होगा वो या तो कैरेक्टर होगा या तो इंटीजर होगा। तो यहाँ पर केस के साथ या तो कैरेक्टर होना चाहिए या तो इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर या तो इंटीजर या तो कैरेक्टर हो सकता है। उसके बाद हम लोग एक ही केस को 2 बार नहीं रिपीट कर सकते हैं। जब भी हम कोड लिखेंगे तो केस के बाद ये 2 और 2 बार बार रिपीट नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा होता है तो ये गलत तरीका है स्विच स्टेटमेंट को लिखने का। और जो हमारे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो भी 2 बार नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर कोई भी केस सही नहीं हुआ तो हमारा प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा कि इस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे या इस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे, तो वो सिंपली एरर थ्रो कर देगा कि आपके प्रोग्राम में 2 डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद आप यहाँ पर जो केस का एवोल्यूशन के बाद जो वैल्यू आता है वो या तो इंटीजर होगा या तो कैरेक्टर होगा। तो कोई भी फ्लोट वेरिएबल भी केस के बगल में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें थी कि जब हम स्विच केस को यूज़ कर रहे हो अपने प्रोग्राम में तो किन किन बातों का ध्यान रखें जिनसे हमारे प्रोग्राम में एरर ना आए। आई थिंक कि सिलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।